हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 4 कवर करने वाले हैं। इससे पहले प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 ऑलरेडी कंप्लीट है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, इसे भी देखिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास शुरू करते हैं। यह उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। तो चलिए प्रकरण 4 शुरू करते हैं। मित्र मिलाप, दूर हंसो करब ढाय, नयन नते जल बहार, आदर्शो ढींग बबूला नाथ, अर्थाजन देत सो, हित सियो ओय में लगाए, रुचि संबानी बनाए, कहत सुनत अति सुभाय, आनंद भरी लेत जो, ऊपर सो मधु समान, भीतर हला हल जान, छल पे पंडित महान, कपट को निकालव तो, ऐसो नाटक विचित्र, देखो ना कभू मित्र, दुष्टों का चरित्र, दुष्टकों का यह चरित्र, सिखवे तो हेत को। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर। लाला मदन मोहन को हरदयाल से मिलने की लालसा में दिन पूरा करना कठिन हो गया। वह घड़ी घड़ी घंटे की तरह देखते और वह उकताते थे। जब ठीक 4 बजे अपने मकान से सवार होकर मिस्त्री खाने में पहुँचे तो यह 3 बग्गियों लाला मदन मोहन की वह बनाई जाती थी। लाला मदन मोहन ने कह रखा था कि चीज़ अच्छी बने, खर्च की कुछ नहीं अटकी तो होगा, हम कहेंगे निदान। लाला मदन मोहन इन बग्गियों को देखभाल कर वहाँ से आगा हसन जान के तबले में गए और वहाँ 3 घोड़े 5,500 रुपये में लेने करके वहाँ से सीधे अपने बाग दिल पसंद को चले गए। यह बाग सब्जी मंडी में आगे बढ़कर नहर की पटरी के किनारे पर था। इसकी रविशों के दोनों तरफ रेलियों की कतार, सुनवानी क्यारियों में रंग रंग की फूलों का बहार, कहीं हरी हरी घास का सुहावना फर्श, कहीं घनघोर वृक्षों की गहरी छाया, कहीं बनावट के झरने और बेट, कहीं डेढ़ और टट्टियों की बेलों की लपेट। एक तरफ तो संगमरमर की एक कुंड की तरह तरह की जलचर अपना रंग ढंग दिखा रहे थे। बाग के बीच में एक बड़ा सा कमरा हवादार बहुत अच्छा बना हुआ था। उसके चारों तरफ संगमरमर का साइवान और साइवान के गीद फुहारों का कतार लगी थी। जिस समय ये फुहारा छूटते थे, जेठ वैशाख को सावन भादो समझकर मोर नाच उठते थे। बीच में कमरे में रेशमी गलीचे की बड़ी उद्दा बिछाया थी और बढ़िया साठन की मट्ठी हुई सुनहरी कैच कुर्सियाँ जगह जगह मौके से रखी थी। दीवार के सहारे संगमरमर की मेजों फर्श बड़े बड़े 8 कांच आमने सामने लगे हुए थे। छत में बहुमूल्य झाड़ लटक रहे थे। गोल बेजई और चौखूटी मेजों के गुलदस्ते, हाथीदांत, चंदन, अबनूस, चीनी, सीप और कांच वगैरह के उनता खिलौने मिसाल के रखे थे। चांदी के रकबेयों में इलायची सुपारी चुनी हुई थी। समय, तारीख, बार, महीना बिताने की घड़ी, हारमोनियम, बाजा, अंटा खेलने की मेज, एल्बम, शेरबिन, सितार और शतरंज वगैरह मन बहलाने की सब सामान अपने अपने ठिकाने पर रखा हुआ था। दीवारों पर गज के फूलों पत्ता का सादा काम अबरक के चमक से चांदी के डले की तरह चमक रहा था और इसी मकान के लिए हजारों रुपये का सामान हर महीने नया खरीदा जाता था। इस समय लाला मदन मोहन को कमरे में पांव रखते ही विचार आया कि इसके दरवाजे पर बढ़िया साटन के पर्दे अवश्य होने चाहिए। उसी समय हर किशोर का नाम हुक्म दिया कि तरह तरह के बढ़िया साटन लेकर अभी चले आओ। हर किशोर समझा कि अब पिछली बातों को याद आने से अपने चीज से कुछ लज्जित हुए होंगे। चलो सवेरे के भूला सांझ को घर आ जाए तो भूला नहीं बच जाता। यह विचार कर हर किशोर साटन इकट्ठी करने लगा। पर यहाँ इन बातों की
चर्चा भी ना होती थी। यहाँ तो लाला मदन मोहन की लाला हरदयाल की ही लो लग रही थी। मीरा रोशनी हुए पीछे बड़ी देर बाट दिखाकर लाला हरदयाल आए। उनको देखकर लाला मदन मोहन की खुशी में कुछ हद नहीं रही। बग्घी के आने की आवाज़ सुनते ही लाला मदन मोहन बाहर आकर उनको लिवा आए और दोनों कैंच में बैठकर बड़ी परती से बातें करने लगे। मित्र, तुम बड़े निष्ठुर हो। मैं इतने दिन से तुम्हारी मोहिनी मूर्ति देखने के लिए तरस रहा हूँ और तुम याद भी नहीं करते। लाला मदन मोहन ने सच्चे मन से कहा, मुझको एक पल आपके बिना कल नहीं पड़ती, पर क्या करूं, चुगलखोरों के हाथ से तंग हूं। जब कोई बहाना निकाल कर आने का उपाय करता हूं, वे लोग तत्काल जाकर लाला जी अर्थात पिता से कह देते हैं कि लाला जी खुलकर तो कुछ नहीं कहते, पर बातों ही बातों में ऐसे झंझोड़ते हैं कि जी जलकर राख हो जाता है। आज तो मैंने उनसे ही साफ कह दिया कि आप राजी हो या नाराज हो, मुझसे लाला मदन मोहन की दोस्ती नहीं छूट सकती। लाला हरदयाल ने यह बात ऐसी गर्मा गर्मी में कही कि लाला मदन मोहन के मन पर लकीर हो गई। पर यह सब बनावट थी। उसे ऐसी बातें बना बनाकर लाला मदन मोहन का तोहफा तहायब में बहुत कुछ फ़ायदा उठाया था। इसलिए इस सोने की चिड़िया के जाल में फंसाने के लिए भीतर पीटे सब घर में शामिल थे और मदन मोहन मन में मिलने की चाह बढ़ाने के लिए उनसे अब की बार आने का जान बूझकर देरी की थी। भाई लोग तो मुझे भी बहुत बहकाते हैं। कोई कहता है ये रुपए का दोस्त है, कोई कहता है ये मतलब का दोस्त है, पर मैं उन्हें जरा भी मुंह नहीं लगता, क्योंकि मुझ पर अधोलों के बर्बादी का हाल अच्छी तरह मालूम है। लाला मदन मोहन ने साफ मन से कहा। पर हरदयाल ने पापी मन को इतनी भी बात से खटका हो गया। दुनिया के लोगों को ढंग सदा अनोखा देखने में आता है। उसमें से कोई अपना मतलब दृष्टांत और कहावतें के द्वारा कहा जाता है, कोई अपना भाव दिल लगी और हंसी के बातों में जाता है, कोई अपना प्रयोजन औरों को रखकर सुना जाता है, कोई अपना आशय जताकर फिर पलट जाने का पहलू बनाए रखता है। पर मुझको ये बातें नहीं आती। मैं तो सच्चा आदमी हूँ। जो मन में होती है वह जवान में कहता हूँ, जो जवान में कहता हूँ वह पूरी करता हूँ। लाला दयाल ने भरमा भरमी अपना संदेह प्रकट करके अंत में अपनी सच्चाई बताई। तो क्या इसको इस समय यह संदेह हुआ कि मैंने बहकाने वाले के पर कर अपनी तरफ से आपको रुपए दोस्त और मतलब की दोस्त ठहराया है? लाला मदन मोहन गिड़गिड़ाकर कहने लगे, हाय, आपको मुझको अब तक नहीं पहचाना। मैं अपने प्राण से अधिक आपको सदा समझता रहा हूँ। इस संसार में आपसे बढ़कर कोई मेरा मित्र नहीं है, जिस पर आपको मेरी तरफ से अब तक इतना संदेह बन रहा है। मुझको आप इतना नादान समझते हैं। क्या मैं अपने मित्र और शत्रु को भी नहीं पहचानता? क्या आप मैं अधिक मुझको संसार में कोई मनुष्य प्यारा है? मैं कलेजा चीरकर दिखाऊं तो आपको मालूम हो कि आपकी प्रति मेरा हृदय कैसे अंकित हो रहा है। आप वृथा खेल रहे हैं। मैं आपकी सच्ची प्रति के लिए अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे इस संसार में आपसे बढ़ के कोई प्यारा नहीं है। मैंने दुनिया की यह डर केवल चालाक आदमियों की चालाकी जिताने के लिए आपसे कहा था। आप वृद्ध ही अपने ऊपर ले दौड़े। मुझको तो अपनी प्रति के यहाँ तक विश्वास है कि सूर्य चंद्रमा की चाल बदल जाएगी तो भी आपके प्रति में कभी अंतर नहीं आएगा। लाला हरदयाल ने मदन मोहन के गले में हाथ डालकर कहा, प्रति के बराबर संसार में कौन सा पदार्थ है? लाला मदन मोहन कहने लगे, और सब तरफ सुख मनुष्य का द्रव्य से ही मिल सकते हैं, पर प्रीति का सुख सच्चे मित्र बनाकर किसी तरह नहीं मिलता। जिसमें संसार में जन्म लेकर प्रीति का रस नहीं लिया, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसी तरह जो लोग प्रीति करने उस पर दृढ़ नहीं है, उस पे रस का नवाहिब है। निस्संदेह प्रीति के सुख ऐसा ही अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको तो अपने दुख सुख के साथी प्राणोपन
मित्र के आगे अपना दुख रोकर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुनकर उससे जी भर आने के उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ पे अपनी डबडबाई हुई आंखों के आंसू पोंछ जाने पर जो संतोष होता है वह किसी बड़े राजा की लाखों रुपए खर्च करने से नहीं होता, लाला हरदयाल ने कहा। निसंदेह मित्रता ऐसी ही चीज है, पर जो लोग प्रीति के सुख नहीं जानते वह किसी तरह से इनका भेद नहीं समझ सकते। लाला मदन मोहन कहने लगे, दुनिया के लोग बहुत करके रुपए के नफे नुकसान का प्रति के आधार समझते हैं। आज हर गोविंद ने लखनऊ की 4 टोपियां मुझको 18 रुपए में ला कर दी। इस पर हर किशोर चल गए और मेरी प्रीति बढ़ाने के लिए 12 रुपए में वैसी ही टोपियां देने लगे। इनके निकट प्रीति और मित्रता कोई ऐसी चीज़ है जो 10-5 रुपए का कसर खाने की बातों में हाथ आ सकती है। हर किशोर ने हर गोविंद की तरफ से अपना मन उछाटने के लिए यह तकदीर की हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। हरदयाल बोले, मैं जानता हूँ कि हर किशोर एक बड़ा। इतने में एकाएक कमरे में दरवाज़ा खुला और हर किशोर भीतर दाखिल हुआ। उनको देखते ही हरदयाल की जबान बंद हो गई और दोनों ने लजाकर सिर झुका लिया। पहले आप अपने शुभ चिंतकों के लिए सजा तहजीब कर लीजिए, फिर मैं साटन मुआवजे कराऊंगा। ऐसे वकीहत कामों में के वास्ते इस जरूरी काम में खर्च करना मुनासिब है नहीं। हाँ लाला हरदयाल साहब क्या फरमा रहे हैं? हर किशोर एक बड़ा क्या है? हर किशोर ने कमरे में पाँव रखते ही कहा, चलो दिल लगी की बातें रहने दो, लाओ तो दिखलाओ तुम कैसे साटन लाए हो। हम अपनी नीच की सलाह के वास्ते औरों को काम खर्च नहीं किया चाहते। लाला हरदयाल ने पहली बात उड़ाकर कहा, मैं और नहीं हूँ, पर आप चाहे तो बना दे। मुझको अपना माल दिखाने में कुछ उज्र नहीं, पर इतना विचार है कि आजकल सच्चे माल का निश्चट नकली या झूठे माल पर ज़्यादा चमक दमक मालूम होती है। मोतियों को देखिए, चाहे मणियों को देखिए, कपड़ों को देखिए, चाहे कोटों की नारियों को देखिए, जो सफाई झूठे पर होगी वे सच्चे पर हरगिज ना होगी। इसलिए मैं डरता हूँ शायद मेरा माल पसंद ना आए। हर किशोर ने मुस्कुराकर कहा, तुम कपड़ा दिखाने आए हो या बातों की दुकानदारी करने आए हो? जो कपड़ा दिखाना हो झटपट दिखा दो, नहीं तो अपना रास्ता लो। हमको थोड़ी बातों के लिए इस समय अवकाश नहीं है। लाला मदन मोहन ने भौं चढ़ाकर कहा, यह तो मैंने पहले ही कहा था। अच्छा अब मैं चाहता हूँ फिर किसी वक्त हाजिर होऊंगा, तो तुम कल 9-10 बजे मकान पर आना। यह कहकर लाला मदन मोहन उसे रुखसत किया। आपस में क्या मज़े की बातें हो रही थी, न जाने यह हत्या बीच में कहाँ से आ गई। लाला हरदयाल बोले, खैर अब कुछ दिल लगी की बात छेड़िए। लाला मदन मोहन ने फरमाइश की। निदान बहुत देर तक अच्छी तरह मिल भेंट कर लाला हरदयाल अपने मकान पर गए और लाला मदन मोहन अपने मकान को गए। इसी के साथ हमारा प्रकरण 4 समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में प्रकरण 5 देखेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे वाचन में कहाँ कमी है। मैं उससे पुनः सुधारने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, लेती हूँ आप लोगों से विदा।